अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज कुछ बात करते हैं, बल्कि थोड़ा सा तकाबुली जायज़ा ले लेते हैं कि जनाब पिछले जो हमारे साल या हमारी ज़िंदगी गुज़र गई है वो कितनी बदल चुकी है, कितनी तब्दील हो चुकी है, कितनी मुश्किल हो चुकी है या फिर आसान हो चुकी है। सबसे पहले तो ये जो डिजिटल मीडिया है ना, इसने तरक्की की है और तरह तरह की ऐप्स भी ईजाद हुई हैं वक्तन फ़वक्तन टाइम के साथ साथ। अब ये ऐप्स हमारे इस्तेमाल में आती हैं और इनसे हमें ख़ासा फ़ायदा भी होता है। बेशतर तो बातचीत को आसान बना रही हैं और हमारे राबते को एक दूसरे के लिए मज़ीद गहरा भी कर रही हैं। इनके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। लोगों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी ऐप्स को अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल किया और लाखों करोड़ों का मुनाफा भी बनाया उन्होंने। पर देखा जाए तो ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जो इनका सही से इस्तेमाल समझ सकें और यही आज कल में है। हालांकि आप ज़िंदगी के हर शोबे में इनका मुस्बत इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, पर हम में से बेशतर इस चीज़ से कतई ना वाकिफ़ है। हम क्या करते हैं भला? हम फेसबुक, इंस्टाग्राम की एक रील देखते हैं और कब स्क्रॉलिंग करते करते सैकड़ों रील्स देख लेते हैं, एहसास तक नहीं होता है। यहाँ ये बात तो वाज़ेह है कि वक्त और वसाइल ज़ाया हो रहे हैं, पर सबसे बढ़कर ये कि वो जो कंटेंट है ना, वो हमारे ज़हनों पर बहुत ज़्यादा मनफी असर डाल रहे हैं। उन पर जो मवाद है, जो कंटेंट हमें जो चंद घड़ियों में हमारी जो नफ्सियात है ना, नफ्सियाती हालत के मुताबिक आना शुरू हो जाता है। आप भी देख रहे होंगे, एक आप रील देखते हैं ना तो उसी जैसी रील्स बाकी भी आना शुरू हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि किस तरह वो हमारी नफ्सियात के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। मोबाइल इस्तेमाल करते करते एक वक्त ऐसा भी आता है कि हमारा जो ज़हन है ना, वो मुकम्मल तौर पर माऊफ हो जाता है और हम मुकम्मल तौर पर उस एल्गोरिदम की गिरफ्त में चले जाते हैं जो एक कमज़ोर लम्हे के इंतखाब की वजह से भी तश्कील पाता है। आजकल बहुत सी रिसर्चेस भी इस चीज़ के ऊपर हो रही है, इस बात के ऊपर हो रही है कि जो रील्स हैं इनका ट्रेंड किस तरह इंसानी ज़हन को खा रहा है। इसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, जज्बाती हिजान, बेसब्री जैसे अनासर हमारे मिजाज का भी हिस्सा बनते जा रहे हैं और ये हमारे लिए सोचने का मकाम है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी आदत बदल रही है और बिलाखिर हमारा किरदार भी ख़राब होता है जिस तरह की हमारी आदत होती है। तो ख़ुद को संभालें और कोशिश करें कि अपनी इस आदत पर काबू पा लें। कोशिश करके इस इस्तेमाल को काबू में लाएं इससे पहले कि आपका सेट किया गया एल्गोरिदम आपको अपने काबू में ले ले। तो इससे पहले कि बाकी आपकी जो चीज़ें हैं, बाकी आदत आपको अपने काबू में ले ले, कंट्रोल में ले लें, उससे पहले आपको अपनी जो गाड़ी है उसका स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना है ताकि आपकी ज़िंदगी की गाड़ी सही सिमत में जा सके और ये तमाम तर चीज़ें जो डिस्ट्रैक्शन के तौर पर हमारी ज़िंदगी में आती हैं, ये कम से कम हमें अपनी मंजिल से डिस्ट्रैक्ट कर सके। तो स्टीयरिंग आपके अपने हाथ में होना चाहिए, उसका कंट्रोल आपके अपने हाथ में होना चाहिए। तो इसलिए नफ्सियाती जो माहिरीन हैं वो भी यही कहते हैं कि अपनी चीज़ों को, अपने ख़यालात को, अपनी सोचों को बहुत तरीके से हमें लेकर चलना पड़ता है। तो ये आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ बुज़ुर्ग हज़रात के हवाले से कि जैसे जैसे हम एज करते जाते हैं बहुत सी बीमारियाँ हमें होना शुरू हो जाती हैं। आजकल तो यंगस्टर्स में भी बहुत सी बीमारियां पाई जा रही हैं, ख़ास तौर पर बॉडी स्ट्रक्चर के हवाले से कि हमारा बैठना, हमारा लेटना, हमारा उठना, हमारा चलना सही पोस्चर में नहीं होता, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी मसल्स के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पट्ठों आसाबी बीमारी भी हो जाती है जिसकी वजह से आपके पट्ठे जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ दर्दों का शिकार हो जाते हैं आप। और ख़ास तौर पर जो हमारे घर के बुज़ुर्ग होते हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाए जा रहे होते हैं कि उनसे चलना भी मुहाल हो जाता है। तो ऐसे मामले में फ़िज़ियोथेरेपी कराना या फ़िज़ियोथेरेपी के थ्रू इलाज कराना कितना ज़रूरी है और किस तरह की प्रॉब्लम्स
का हल है फिजियोथेरेपी। तो आज हमने इसी पर बात करनी है और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हारिस फ़ारूक हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर हारिस, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने बड़ा सिग्निफिकेंट टॉपिक जो है वो छेड़ दिया, जिसमें से ओल्ड एज इश्यूज़ प्रेफरेबली मैं बात करूँगा। ओल्ड एज में आजकल नी इश्यूज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है रिगार्डिंग नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसमें पेशेंट जो है वो इनिशियली उस फिजियोथेरेपी को अगर अपने साथ कैटर कर लेता है तो उसको शायद हम उसकी शेल्फ लाइफ जो है नी जॉइंट की, देखिए नी जॉइंट हमारी बॉडी हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ है, ठीक है। तो जॉइंट को अगर आप मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं रखेंगे, जो कि फिजिकल थेरेपी करवाने से आप स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और पेन मैनेजमेंट, आप ये चीज़ें आप फिजियोथेरेपिस्ट में आपकी अचीवमेंट में हेल्प करते हैं। अच्छा, तो अगर आप इस तरफ नहीं जाएंगे तो आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के 3 ग्रेड्स हैं, आप ग्रेड 1 में फॉल करेंगे, आपने रीच आउट नहीं किया, आपने सिम्टोमेटिक मेडिसिन खाई, पेन मैनेज की, आपने लॉन्ग टर्म रिकवरी को नहीं प्रेफर किया, बाद में ही ठीक है शॉर्टली आप पेन मैनेज कर रहे हैं, आप इंजेक्टेबल्स पे जाएं, आप मेडिसिन पे जाएं, लेकिन पैरेलल आप लॉन्ग टर्म रिकवरी को भी लेके चलें। तो जब ये हम नहीं मैनेज करते, फिजियोथेरेपिस्ट को साथ नहीं लेके चलते, तो फिर वो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 और अल्टीमेटली टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ चला जाता है पेशेंट। ये बहुत कॉमन है, हर तीसरे चौथे घर में हमें आर्थराइटिस हमारी वालदा, हमारे खवातीन में पाया जाता है। एग्जैक्टली। और इसी तरह अगर हम इसका कनेक्शन ये सारी चीजें क्या खवातीन में ही है? हड्डियों के मसाइल, असाबी बीमारी या पट्टों का मसला, या मर्द हजरात में भी ये चीजें पाई जाती है? अच्छा, इन जनरल अभी हम ओल्ड एज की बात कर रहे थे, तो ओल्ड एज में ज़्यादा प्रॉब्लम फीमेल्स में पाई जाती है। मैं बात करूंगा उनके ब्रॉड पेल्विक रीजन और इस कुछ ऐसे जो उनकी गायनेकोलॉजिकल पोस्ट इश्यूज आते हैं, उसकी वजह से ओबेसिटी, उसकी वजह से ब्रॉड पेल्विक, उसकी वजह से नी पे गलत लोड्स का आना, फिर नी की वजह से आप देखेंगे लो बैक पेन बहुत कॉमन पाई जाती है फीमेल्स में। अच्छा, फिर उनकी एक्टिविटी बहुत है घर में, वो उससे भी नहीं मशरिकी खवातीन हमारी रुक सकती, जितना भी आप उन्हें मना कर दें, उन्होंने लीड रोल में खुद ही रहना है, ठीक है। और फिर वो उनसे कहा जाए कि आप एक्सरसाइज नहीं करती, तो वो कहेंगे हम सारा दिन इतना भागदौड़ करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं करते। यू आर यूजिंग योर बॉडी बट यू आर नॉट स्ट्रेंथनिंग योर बॉडी। आप सिर्फ ओवर यूज कर रहे हैं। नी का इशू गेट्स इनटू योर लो बैक इशू, लो बैक इशू आल्सो गेट्स इनटू योर, इट्स लाइक एग एंड चिकन। तो इट्स अ काइनेटिक चेन। तो आप जहाँ पे आप इनिशियल इंजरी आ गई, वहाँ से आपको रिलेट दूसरी इंजरी, हमारी पूरी बॉडी जो इट्स नॉट पार्ट्स, इट्स अ चेन। अच्छा, सो एंड फिजियोथेरेपिस्ट जो है इसको फिर नॉट ओनली मैनेज पेन but also gets you more flexibility, more range, जो कि आपके overall daily functions को आपके करने में as your job you are doing, तो posture issues correct करता है फिजियोथेरेपिस्ट, आपकी stabilization, बैलेंस ट्रेनिंग करवाते हैं, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा डॉक्टर हारिस, ये तो बुजुर्गों में हो गया ना, आजकल यंगस्टर्स में भी मसल्स के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं कि एक तो हमारी डाइट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पुअर डाइट है हमारी, ना प्रोटीन का इस्तेमाल, ना डेयरी प्रोडक्ट्स का इतना इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे जो मसल्स हैं वो ज़रा स्ट्रेंथनिंग हो, ना ही हम लोग उस तरह की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर मसल स्ट्रेन आ जाता है, बहुत से लोग कहते हैं जी हमने कोई हैवी चीज़ उठाई या हल्का सा कोई धचका लगा तो हमें मसल पुल हो गया, जिसको कहते हैं जी खिंच पड़ गई है, तो ये चीज़ें हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए फौरी तौर पर? अच्छा, इसके लिए मैं थोड़ा सा बेस इसकी बताऊंगा कि हमारे यहाँ एथलीट्स हैं, बड़े अच्छे फुटबॉलर्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो कि जिम भी करते हैं रेगुलरली, एंड वो हमें आके हमारे क्लाइंट्स कहते हैं कि सर मैं इतना वेट उठाता हूँ, बेंच प्रेस एंड ऑल दैट स्टफ। देखें, आप जिम में ट्रेन कर रहे हैं बिग ग्रुप मसल्स को, ठीक है, लेकिन जो आप बैठे हुए हैं हम, और ये स्क्रीन टाइम और ये फ़ोन और ये लैपटॉप और ये बैंकर्स और आईटी जॉब्स वाले जिनको 8 to 10 आवर्स बैठना पड़ता है एक खास पोस्चर में, इस टाइम हमारे डीप मसल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। जो कि मैं एग्जांपल दूंगा, मल्टीफिडस और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस हमारी कोर के मसल्स हैं जो एज अ प्रोटेक्शन यहाँ पे हमारे हैं, लेकिन वो इनहिबिटेड होते हैं, हम जिम में भी उनको एक्टिव नहीं करते। तो फिजियोथेरेपिस्ट, बिकॉज वी नो मोर एनाटमी एंड मोर बायोमैकेनिक्स, तो हम उनको एजुकेट करते हैं, काउंसिल करते हैं, और उनको वो इन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पाते। अच्छा, स्क्रीन टाइम बहुत बड़ा रोल है इन गेटिंग नेक पेन। अक्सर पेशेंट्स कहेंगे कि सर मैं
बाजू में से दर्द जा रहा है गुजर के हाथ में, या कमर में से दर्द जा रहा है, लेग में नमनेस आ रही है एंड ऑल दैट, 90% ऑफ द पेशेंट्स उनको पोस्चर रिलेटेड क्रॉनिक इश्यूज हैं। अच्छा। और रही बात जो स्ट्रेन की, स्ट्रेन में आपने मेडिसिनल इनिशियली आपने पेन मैनेज कर ली, अच्छा, ठीक है, अच्छा आपने एड्रेस नहीं किया फिजियोथेरेपिस्ट को, आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को एड्रेस किया, सम हाउ मे बी देर, हमारे यहाँ थोड़ा सा रेफरल सिस्टम वीक है, फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं किया जाता रेफर, किया भी जाता है नहीं भी किया जाता, ये ग्रे एरिया थोड़ा सा, लेकिन ऑर्थोपेडिक शुड रेफर टू द फिजियोथेरेपिस्ट के यार ओके इट्स माय डोमेन नॉट इट्स योर डोमेन, यू शुड चेक द मसल्स एंड द स्पाइन एंड जॉइंट्स, आप उसको भी साथ लेके चलो। इन द यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्ट एक्सेस लॉज है, यहाँ पे मिथ है कि हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते, बट एक्चुअली डायरेक्टली जाए हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास, लाइक एज यू गो टू द डॉक्टर फॉर केस से मुझे फ्लू है ये है, तो इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ पेन विच इज़ मैकेनिकल पेन, सो गो टू द, ये देयर इज़ अ मिथ कि हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, एंड देयर इज़ ऑल्सो अ मिथ कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है एक्सरसाइज करवाता है, इट्स नॉट लाइक दैट। फिजियोथेरेपिस्ट आपको पूरा एनालाइज करता है आपकी बॉडी की बायोमैकेनिक्स को, फिर आपकी हिस्ट्री को, एंड देयर इज़ मोर टू इट। मतलब हमें ये लगता था कि अगर कोई आपको हड्डी का मसला हो गया, मसल का मसला हो गया, तो तभी आप फिजियोथेरेपी के पास, फिजियोथेरेपिस्ट से बात, आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तभी आपको जाके कंसल्ट करना चाहिए। बिफोर पेन विच इज डिस्कम्फर्ट, यार मुझे कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप वहीं चेक करवा लें, आप फौरन मैनेज हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, और हम कहते हैं ये अभी खुद ही ठीक हो जाएगा, मैं ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, हर कोई तो डॉक्टर है यहाँ पे। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो हर पेशेंट को उसकी इंडिविजुअल मैकेनिक्स काइनेटिक्स के साथ उसका प्लान डिज़ाइन करता है। इट्स नॉट लाइक ये है तो इसका WHO ने ये दिया हुआ है ट्रीटमेंट प्लान, नो, हर पेशेंट इज डिफरेंट, मुझे हर पेशेंट की बॉडी टू बॉडी वेरीज करता है ना, यस, एनालाइज करके उसके लिए डिज़ाइन करना होगा, विच इज़ एक मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक मेंशन करूँगा। AI का बहुत अब हेल्प हमें कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें, रोबोटिक्स में, डाटा को एनालाइज करने में, एंगल्स को एनालाइज करने में, और हमारे पेशेंट्स को इवन जैसे वो VR के थ्रू एक्सरसाइजेस करवाना, और अभी इट्स जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो इन कमिंग 5 to 10 years AI बहुत ज़्यादा चेंज ले आएगी इन ओवरऑल हेल्थ केयर एंड इन रिहेबिलिटेशन एज वेल। वाह जी वाह, वैसे भी AI बहुत सी फील्ड्स में हमारे आ चुका है, तो अब इसमें भी आने वाला है, जैसे डॉक्टर हारिस ने भी कहा है कि वो बहुत हेल्पफुल हो रहा है, तो इट मीन्स के टेक्नोलॉजी जो है ना वो नई नई इवॉल्व होती जा रही है, और हम भी अब उसके साथ जो है इवॉल्व होते जा रहे हैं। तो हम फिजियोथेरेपी के हवाले से बात कर रहे थे कि हमारी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं डेली रूटीन में, पोस्चर्स की, हमारे बुज़ुर्गों की, मसल्स के हवाले से, मसल स्ट्रेन्स के हवाले से, तो उसमें हमारी फिजियोथेरेपी कितना काम आ सकती है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हारिस फारूक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर हारिस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और जनाब, अब कुछ बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पर बात कर लेते हैं। और जब बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है फिज़िकली भी, मेंटली भी, ख़ास तौर पर ये जो 5 से 8 साल के बच्चे होते हैं, यहाँ फिर बताया ये जा रहा है स्टडीज़ प्रूवन के जो 13 से या 12 से 15 साल की बच्चों की ये एज लिमिट होती है ना, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं, अपने बाकी सराउंडिंग में बच्चों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, या फिर अगर गैदरिंग में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं, किसी के साथ सोशलाइज नहीं कर पा रहे होते हैं। ऐसे बच्चों का कह लें कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है, जो कि आने वाले उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक भी हो सकता है अगर इसको अच्छे तरीके से एड्रेस ना किया जाए या इसको मैनेज ना किया जाए पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि वो ही सबसे पहले आपकी सराउंडिंग में मौजूद होते हैं जो ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए किस तरह के इक़दाम लिए जा सकते हैं, ख़ुद एतमादी किस तरह की जा सकती है? बिकॉज़ मुझे याद है मैं जब छोटी थी मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, अभी भी हूँ लेकिन पहले बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। तो ये क्या बड़े होते होते इसको कैसे कम किया जा सकता है, ओवरकम कैसे किया जा सकता है? तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर सबा फ़ियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर सबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है। मैं ठीक हूँ मुनीबा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सबा, सबसे पहले तो ये बताइए शायनेस और इंट्रोवर्ट
दोनों सेम है या डिफरेंट है? नहीं, देखिए, इंट्रोवर्ट इट्स अ ट्रेट, ये एक अच्छा। पर्सनालिटी का ट्रेट होता है। जैसे हम कहते हैं कि एक बंदे को बहुत मिलना पसंद है, हाँ। बहुत घुलना मिलना पसंद है, तो वो उसका एक्सट्रोवर्ट ट्रेट है। Okay. इंट्रोवर्ट के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि उनको किसी से बात करना पसंद नहीं है, हाँ, लेकिन वो हर किसी से बात नहीं करना चाहते हैं या उनको सोशल गैदरिंग्स पसंद नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू शाइनेस, तो वहाँ पे ये वाला जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होता। देखिए, शाइनेस कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये एक टेम्परामेंट है। ठीक है, और जनरली ओपनली ये देखा गया है कि ये जेनेटिकली बच्चों में आता है, कि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं, जैसे दादा होता है, बाप होता है, मदर होती है, या कोई बड़ा बहन भाई, तो अगर वो भी बचपन में ऐसे थोड़े शाय थे तो वो उनके अंदर भी जेनेटिकली वो चीज़ आती है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि कोई मसला नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, बच्चों में होता है, बच्चे शाय होते हैं, और ये एक टेम्परामेंट है और उसको बहुत तरीके से मैनेज किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनके थ्रू हम उनको मैनेज कर सकते हैं, सीखा जा सकता है, बच्चों को सिखाया जा सकता है कि इसको हमने कैसे मैनेज करना है। अच्छा, ख़ासतौर पर जिस तरह मैंने बात की है कि स्टडीज़ भी ये कह रही होती है कि ख़ासतौर पर जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, जब उनकी ग्रोथ पीरियड होता है, वो वाला टाइम होता है, तो उसमें बड़ा क्रूशल होता है उनके लिए भी, हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही होती। ख़ासतौर पर ये जो 11 से 16 साल की उम्र है ना, इसमें भी बहुत से बच्चे नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उसमें भी थोड़ी तो शाइनेस आ रही होती है, गर्ल्स में भी, बॉयज़ में भी इवन दो के देखा जाता है। तो ये वाला टाइम, क्या इस टाइम में माँ बाप को नोटिस ज़्यादा करना चाहिए या इससे पहले ही उस चीज़ को एड्रेस कर लेना चाहिए? अच्छा, जो शाइनेस है ना, वो जब बच्चा स्कूल गोइंग होना शुरू होता है तभी हो जाता है, तभी पता लगने लग जाता है। इवन उससे पहले भी, जैसे बच्चा घर में अगर उसके कोई और बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं या कजन्स हैं, वो बहुत हंस मिल रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, और एक बच्चा है जो थोड़ा शाय कर रहा है या सोशल स्किल्स की जब बात होती है तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता, तो वो थोड़ी थोड़ी जो पॉइंट्स हैं वो आपको बच्चे में नजर आना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा क्लियरली वो तब होता है जब बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है, सोशल गैदरिंग्स में बैठता है, जहाँ पे अब उसने पीयर ग्रुप्स में बैठने हैं, उसने दोस्त बनाने हैं, तो वहाँ से फिर पेरेंट्स को ये कंप्लेंट स्कूल से आना शुरू होती है कि ये बच्चा दूसरों के साथ मिल के नहीं बैठ रहा, या हंस खेल नहीं रहा, या खेलना नहीं चाहता, या अलग से खेलता है। और समटाइम्स ये भी होता है कि वो बच्चा जो शाइनेस है वो सिर्फ 1-2 लोगों के अलावा बाकी वो बच्चे की शाइनेस दूसरे सोशल सर्कल में नजर आती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो जो एक दो उसने अपना कंफर्ट जोन बना लिया, वहाँ बच्चा कंफर्टेबल है। सो इसके लिए मैं आपको ये बताऊं कि हम स्कूल्स में भी वैसे इस तरह से एप्लीकेबल है, इवन घर में भी हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज रोल प्ले के थ्रू पेरेंट्स को सिखाते हैं, टीचर्स को सिखाते हैं, जिसमें हम छोटी छोटी उनकी सोशल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज एक बच्चे को सलाम करने में मसला है, वो शाय करता है कि 4 लोग बैठे हैं तो मैंने कैसे जाके सलाम करना है। सो हम कोई रोल प्ले डिजाइन कर सकते हैं क्लोज एनवायरनमेंट में, जहाँ पे वो कंफर्टेबल है। बच्चे को दिखाया जा सकता है कि देखो, अगर बहन भाई आपस में इस तरह से बात कर रहे हैं तो हमने बाहर जाके भी ऐसे बात करनी होती है। फिर सपोज बच्चा अगर शाय है तो उसको मसला होगा, वो मार्केट जाके कोई चीज अपने लिए नहीं खरीद सकेगा, वो किसी से बात नहीं कर सकेगा। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज थ्रू अ रोल प्ले उनको ये सिखाई जा सकती हैं। मुनीबा, मैं आपको एक बात बताऊं, जो बच्चे शाय होते हैं ना, दे आर मोर गुड ऑब्जर्वर, वो अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, वो ज़्यादा थॉटफुल होते हैं, और एक और चीज, वो बच्चे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। सो वी नीड टू हैंडल देम मोर जेंटली। उनको ज्यादा सपोर्ट चाहिए, उनको ज्यादा, वी नीड टू बी जेंटल विद देम। तो we need to build a space कि whenever you are ready we are here for you। तो हमें उनकी कंफर्ट जोन में जाके उनसे बात करने की जरूरत है, रादर देन कि हम उनको खींच के अपने कंफर्ट जोन में लेके आए। और वही जब पेरेंट्स ये करते हैं तो बच्चा ज्यादा ऑफेंड होता है। अच्छा, घरों में अगर बच्चा कोई शाय फील कर रहा होता है ना, वो ज़्यादा बोलता भी नहीं है, तो उसके साथ फिर ज़्यादा बात भी नहीं की जाती है, तो क्या उनके साथ बात करनी चाहिए ताकि वो ये फील ना करे कि बाकी अगर बोल रहे हैं, उनसे बात हो रही है, तो वो लेफ्ट आउट भी तो फील करना शुरू कर देते हैं ना बच्चे। तो क्या खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए ऐसे? बीइंग अ पेरेंट तो खुद से ही इनिशिएट लेना चाहिए। देखें, हम अगर पेरेंट हैं किसी एक ऐसे बच्चे के जो शाय है, तो मैं भी चाहूँगी ना कि मेरा बच्चा सोसाइटी में उस तरह से मूव करे जिस तरह से बाकी बच्चे हैं। तो
बीइंग अ पेरेंट मैंने इस चीज़ के लिए इनिशिएट लेना है, और फिर मैंने बीइंग अ पेरेंट उसके स्कूल में उसके टीचर से भी बात करनी है, और अगर मैं किसी ऐसे बच्चे की टीचर हूँ तो बीइंग अ टीचर ये फिर वो भी ऑब्लिगेशन है कि मैंने ऐसे बच्चे को भी स्पॉटलाइट में लेके आना है, साथ लेके चलना है कि वो बिल्कुल भी लेफ्ट ओवर ना फील करे। और अगर उसको हम बिल्कुल अलग कर देंगे तो फिर वही आपकी वाली बात के कॉन्फिडेंस तो बच्चे का शेक हो जाएगा ना, वो कहीं ना कहीं बात करना चाह रहा है बट वो कर नहीं पा रहा। हम ये बात करें ना कि दे आर अ गुड ऑब्जर्वर, दे आर मोर थॉटफुल, बट वो सेंसिटिव है, ठीक है, तो दे हैव अ सेंसिटिव बिहेवियर के हर चीज उनके लिए थोड़ी ज्यादा है, उनके पास स्टिमुलस फील करने वाला थोड़ा ज्यादा है, इमोशन ज्यादा हो उनके पास। हाँ बिल्कुल, हमें बच्चों को फिर ये भी सिखाना है ना, वो जो हमारे बेसिक 6 इमोशंस हैं, तो उनको ये भी सिखाना है कि अगर हैप्पीनेस है तो उसका क्या मतलब है, एंगर है तो वो हमने कैसे एक्सप्रेस करना है, इफ यू आर फील सैड तो उसके लिए भी वी हैव अ ग्राउंड कि आप यहाँ पे सैड फील कर सकते हैं। लेकिन हमने वो एक बड़ा स्टीरियोटाइप पे एक हमारा बिहेवियर है कि हम खुश हैं तो बता सकते हैं, हम उदास है तो हम नहीं बताएंगे। तो फिर जब हम इस तरह के इमोशंस अपने अंदर रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो उसका आएगा ना, इम्पैक्ट आएगा आप हमारी पर्सनैलिटी में। तो इसके लिए हमारे सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स को एक्टिव होना चाहिए ना इसमें, कि आपकी सराउंड में आपके बच्चे जो हैं वो किस तरह का उनका बिहेवियर है, वो क्या फील कर रहे हैं, उनको क्या पसंद है, तो वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, शाइनेस है उनके अंदर क्या है क्या नहीं है, तो ये आइडेंटिफाई करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है ताकि उनकी ट्रेड्स या उनके बिहेवियर्स को बेहतर किया जा सके। और उसके बाद हमारी टीचर्स का भी बहुत अहम रोल है। क्या आपको लगता है कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है या अब देनी चाहिए, इसके ऊपर एम्फसाइज करना चाहिए टीचर्स के हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, स्कूल्स में ट्रेनिंग्स होती है और टीचर्स भी इस चीज़ को अब देख रहे हैं। आपने देखा होगा स्कूल में अक्सर आपने टीचर से सुना होगा या पेरेंट्स से कि बच्चों का सर्कल टाइम कराया जाता है, बच्चों को एक ग्राउंड में एक साथ बिठा के कोई एक्टिविटी कराई जाती है, इवन टू से हाउ टू से हेलो, या आपने हाउ टू बी लाइक बीइंग थैंकफुल, अगर आप कुछ ग्रेटिट्यूड इस तरह से आपने देना है तो ये बच्चों को सर्कल टाइम में भी सिखाया जाता है। आपने थैंकफुल कैसे होना है, आपने टर्न टेक कैसे करना है, आपने शेयरिंग कैसे करनी है। तो ये स्कूल्स में इस तरह की अब एक्टिविटीज हो रही हैं, करवाई जाती हैं कि बच्चों में इस तरह की चीज़ ना आए। तो हमारे साथ डॉक्टर सबा फयाज मौजूद थी और आज हम बात कर रहे थे बच्चों में खासतौर पर अगर शाइनेस है या इंट्रोवर्ट बच्चे हैं तो उनके साथ पेरेंट्स का किस तरह का रोल होना चाहिए और हमारे इंस्टीट्यूट्स का टीचर्स का रोल किस तरह का होना चाहिए। सबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से और ख़ास तौर पर जिस तरह गर्मी बढ़ती जा रही है ना, बहुत से लोग इस गर्मी में शिकायत करते हैं कि हमारे मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, अल्सर्स, जिन्हें माउथ अल्सर्स भी कहा जाता है। तो उन छालों के होने की वजह क्या है? और ख़ास तौर पर कहते हैं जब आपकी मैदे के अंदर, स्टमक के अंदर गर्मी हो जाती है तो उसकी वजह से आपके मुंह के अंदर छाले बनते हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो किस तरह के हम मशरूबात का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह की हमें डाइट लेनी चाहिए, ठंडी चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जिनकी तासीर ठंडी हो वो हमें खानी चाहिए। तो इस पर आज हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर तैयबा बाबर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तैयबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तैयबा, मुँह में बनने वाले जो छाले हैं या अल्सर है, यूजुअली कहा जाता है कि मैदे में गर्मी हो जाती है, इस वजह से होते हैं। वाकई ऐसे है कि मैदे में गर्मी की वजह से मुंह में छाले बनते हैं? छालों की सिर्फ रीज़न मैदे में गर्मी हो जाना वो रीज़न नहीं है। अगर आप के जो है, एक तो जैसे बात की है कि डाइट अगर ठीक नहीं है उस वजह से भी ये हो सकता है, लेकिन मेन कंसर्न ये है कि अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो उस वजह से भी होता है। इम्यूनिटी अगर आपकी स्लो है, वीक है, वो भी एक रीज़न होती है। लेकिन जो स्टमक का प्रॉब्लम है, अगर वो प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, ज़्यादा देर तक के लिए अगर आपका वो ख़राब चल रहा है, ठीक है, आप खा पी रहे हैं
आपको हज़म भी नहीं हो रहा और वो प्रोलॉन्ग चीज़ है, ज़्यादा देर हो गया, तो फिर ये छालों की कंडीशन आ सकती है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मैदे का ही रीज़न है तो वो नहीं है। मैदा जो ये होते हैं छाले, जिनको हम कहते हैं इंग्लिश में कैंकर सोर्स भी कहते हैं, एफ्टस भी जो है इसको हम दूसरी ज़ुबान में कहते हैं, या फिर ये तकरीबन इनकी टाइप्स होती हैं 2 तरह की। पहली जो इसकी टाइप होती है उसमें ये होता है कि आपने अगर ब्रशिंग जो है वो अगर सही तरीके से नहीं कर रहे, वो विग्रसली कर रहे हैं, ज़्यादा फास्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है ना मुंह में छाला बन सकता है ज़ख्म होने की वजह से। दूसरा जो है, अगर आप ठंडा एकदम आपने जो है गरम गरम चाय पी ली है ज़्यादा गरम, या फिर आपने ज़्यादा गरम जो है वो कोई भी डिश खा लिया, फूड खा लिया, तो उसकी कंडीशन, उन कंडीशंस में भी जो है ना आपको छाले की प्रॉब्लम हो सकती है। अब जिनको डायबिटीज़ या जिनको मेटाबॉलिक डिजीज़ है, अगर किसी को छाले ऑन एंड ऑफ यानी कि हर दूसरे हफ्ते हो रहे हैं, तो उनको जो है अपनी डायबिटीज़ का टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उस कंडीशन में भी क्या होता है, ये छाले अगर आपको बार बार हो रहे हैं ना, तो आपको डायबिटीज़, मेटाबॉलिक जो डिजीज़ है उसमें वो कहीं ना कहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान भी रखना चाहिए। अगर आपके जो है छाले एक से ज़्यादा जगह फैल रहे हैं और वो पेन भी नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो है डॉक्टर को लाजमी चेक करवाना चाहिए। ENT स्पेशलिस्ट होते हैं या डर्मा के डॉक्टर होते हैं। अगर आपके सिर्फ लाइट है, सिर्फ पेनफुल हैं, आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड होता है ना वो 1 से 2 वीक तक होता है मुनीबा। अगर आपका इससे प्रोलॉन्ग चल रहा है और वो चीज़ फैल रही है, तो आपने जो है डर्मा को या ENT स्पेशलिस्ट को या डेंटिस्ट को जो है लाजमी चेक करवाना चाहिए, क्योंकि वो इनका जो है सही से डायग्नोस करके बता सकते हैं आपका प्रॉब्लम क्या वर्स है या नहीं है, कि किस वजह से आपको ये जो छाले निकल रही हैं। तो अगर मतलब ये भी कह सकते हैं ना कि मैदे में गर्मी की वजह से भी कहीं ना कहीं हो जाता है, आपको छाले निकल आते हैं, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? लोग कहते हैं जी ठंडे मशरूबात पिए, ठंडी जो ग़िज़ाएँ होती हैं जिनकी तासीर ठंडी है, आप वो वाली ग़िज़ाएँ लें ताकि आपका जो मैदे में गर्मी है वो कूल डाउन हो जाए। तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ, ऐसे कौन से मशरूबात का इस्तेमाल हमें करना चाहिए? मैदे में अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा ले रहे हैं वो आप नहीं खाएं, ठीक है, उस वजह से भी ये मैदा ट्रिगर करता है माउथ अल्सर को। अब इसमें मशरूबात में हम ले सकते हैं गूंद कतीरा ले सकते हैं, वो हमने पानी में डाल दिया, वो काफ़ी अच्छी तस्वीर, आजकल वैसे भी गर्मियाँ, हम गूंद कतीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। अच्छा। ठीक है, वो चाहे आप दूध में इस्तेमाल करें, चाहे आप वो पानी में इस्तेमाल करें, अच्छा। वो बेस्ट है। उसके अंदर थोड़ा सा आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो है केरी का जो जूस होता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पुदीने का जूस जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल दें। धनिया भी बहुत अच्छा जो है वो माउथ फ्रेशर भी होता है, धनिया और पुदीना दोनों, और वो साथ में आपका एंटीबैक्टीरियल जो है ना वो रोल प्ले करता है। आपके जो मुंह में अल्सर बना हुआ है, जो छाले बने हुए हैं, उनको ट्रीट करता है, हील करता है। ऐसे जो है फूड है लाइक जो प्रोटीन रिच एनिमल बेस्ड जो फूड्स होते हैं, अगर हम वो इस कंडीशन में लेते हैं तो उससे भी क्या होता है कि ये कंडीशन जल्दी हील होती है, क्योंकि आपके जो टिश्यू जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं। ठीक है, अच्छा। तो ये आपकी सेल की जो है वो सेल सिंथेसिस, DNA सिंथेसिस करवा रहा है, आपके ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करवा रहा है, आपके जो खून है उसको बनाता है। ठीक है, अगर हम एनिमल बेस्ड जो चीज़ें हैं ना, जैसे आप मीट हो गया, बीफ हो गया, आपकी दालें हो गई, आपके पास जितनी भी हरी सब्जियां हो गई, जो कुछ जैसे विटामिन B12 है, आयरन है, जिंक है, इसी तरह फॉलिक एसिड है, ये जो 4 विटामिन और जो है चीज़ें हैं ना, ये जो है आपको हेल्प करते हैं आपकी इस कंडीशन को फाइट करने में, इस कंडीशन को हील करने में। अगर हम डाइट में इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं जूसेस के साथ, तो फिर क्या होता है कि आप जल्दी हील आउट कर जाते हो। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं उसको इग्नोर कर रहे हैं और वही बाहर का खाना पीना खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं या ज़्यादा तीखा खा रहे हैं, तो तीखा खाने से क्या होगा कि वो जलन होगी, वो ज़्यादा वर्स होगी। ठीक है, अब इन चीज़ों, अब कुछ ऐसे लोग पेशेंट्स होते हैं जो ये भी कहते हैं कि हम खाते पीते हैं लेकिन हमसे खाया नहीं जाता क्योंकि हमें पेनफुल होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में कुछ ऐसी जेल्स होती हैं, ऑइंटमेंट्स होते हैं, जो जब आपने खाना है ना, आप उधर कुछ देर के लिए रख दें, वो थोड़ी
देर के लिए क्या हो गया उसको सुन कर देगा, ठीक है। जब वो सुन हो गया, आप उस टाइम पीरियड में आप खाना खा लें, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ होती है ये, लेकिन ये एक ऑइंटमेंट या ये जेल्स आपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है, ठीक है। खुद नहीं ऐसे जो है बहुत से पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं हम सोमोजेल यूज़ करें, ऑल्दो वो ठीक है, वो आपकी जो है उसको थोड़ी देर के लिए उसको फ्रेश करेगा, कूल करेगा, लेकिन आप डॉक्टर को दिखाएंगे वो ज़्यादा मुनासिब बताएगा कि आपके लिए क्या ठीक है। और अपनी जो ओरल हाइजीन है उसका भी जो है मैक्सिमम ख्याल रखें। और ओरल हाइजीन में क्या चीज़ आती है, एक तो सॉफ्ट ब्रशेस आपने यूज़ करने हैं। सॉफ्ट में आपके पास ओरल भी बहुत अच्छा जो है ब्रश है, वो सॉफ्टली अगर आप जो बाकी हम रैंडम यूज़ करते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं ब्रशेस, ठीक है। ओरल भी अच्छा है, अगर आप ओरल बी के अलावा कुछ और भी यूज़ करना चाहें तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेंटिस्ट के मुताबिक के आपके लिए कौन सा टीथ ब्रश अच्छा है। अदर देन दैट जो है हम इसको जो है कर सकते हैं कि आपके पास जो है एप्पल साइडर जो विनेगर है, एलोवेरा जेल और एप्पल साइडर भी थोड़ी देर के लिए अगर आपने छाले के ऊपर रखा है तो वो भी जो है आपकी हीलिंग में हेल्प करेगा। एलोवेरा के साथ मिला के या खाली सेपरेटली भी कर सकते हैं, उसको मिला के भी कर सकते हैं। अगर आप सेपरेटली करना चाह रहे हैं, सेपरेटली अगर आपको सूट कर रहा है, आप 1-2 दिन लगा के देखें उससे सुकून मिल रहा है तो आप एप्पल साइडर यूज़ कर लें। अगर आप एलोवेरा जेल जो मार्केट में मिलती है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो फ्रेश वाली जो होती है उसको पील आउट किया, देन आपने उसको जो है थोड़ी देर के उधर प्लेस किया तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। एक वो भी होता है। देन अगर आप आइस भी लगा रहे हैं उधर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक जो है चीज़ है कि आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपका फ़ौरन अगर नहीं हो रहा है, आप थोड़ी देर के उसको कह रहे हैं कि हमें सुकून मिल जाए, तो इन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो घरेलू टोटकों में आते हैं। ठीक है कि मतलब आप मशरूबात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिया सीड्स का भी इस्तेमाल, तुखमलंगा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुखमलंगा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक तो उसकी तासीर ठंडी होती है। हम तुखमलंगा को गूंद कतीरा के थ्रू भी, अच्छा ये वो लोग, अब मैंने मिक्सअप बता दिया है, जो वेट गेन के भी जो लोग हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे गूंद कतीरा का मैंने बोला है, गूंद कतीरा जो है आप पानी में इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका वेट गेन ना हो तो दूध में इस्तेमाल ना करें। चिया सीड्स भी जो है वो अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो सेपरेट इस्तेमाल करें। अच्छा। आपने गूंद कतीरा में इस्तेमाल नहीं करना। गूंद कतीरे की जो क्वान्टिटी होती है वो 1 टीस्पून होती है पर डे। मतलब आप कह रही गूंद कतीरा और जो तुखमलंगा है, चिया सीड्स है, उसको साथ मिला के नहीं करना? साथ मिला के आप ना करें, आप सेपरेटली यूज़ कर लें। अच्छा। अगर आपने वेट गेन करना है, आपका वेट नॉर्मल है, देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। अगर आप उसको मिला के करेंगे तो वो थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। न्यूट्रिशन वैल्यू नो डाउट उसकी होता है, लेकिन वेट गेनिंग में थोड़ा सा ये होता है बहुत अच्छा। दोनों की अपनी अपनी जो है चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा अपने मुताबिक यूज़ करना है, डाइटिशियन के अकॉर्डिंग। नहीं तो मेरे पास आ जाएगा, मैं खुद ही उसको गाइड कर दूंगी कि इसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं इसको अलग अलग टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दें। सुबह को आपने तुखमलंगा ले लिया और शाम में आपने जो है वो गूंद कतीरा या इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बस आपने क्या करना है, गर्म चीज़ें नहीं लेनी है आपने, जो है पर डे स्पाइसी चीज़ें नहीं लेनी, ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं लेनी, ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट आपके ज़ख्मों को जाके जो है ना चुभे, वो चीज़ें नहीं लेनी। आपने जो है प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। प्रोबायोटिक्स में क्या क्या होता है, दही होता है, ठीक है, आपके पास गार्लिक आ जाता है, प्याज आ जाता है, इस तरह की चीज़ें जो उधर जाके ट्रिगर ना करें, आपको चुभे ना, ठीक है। अच्छा। अगर वो चीज़ें अफेक्ट करेंगे तो फिर आपने उससे अवॉइड करना है कि आप स्पाइसी चीज़ें और इस तरह की चीज़ें, खट्टी चीज़ों से इतना भी करें जो कि आपके अल्सर्स को मज़ीद ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक बनाएं, तो उसकी वजह से आप लोगों का और भी ज़्यादा कह लें कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी मैदे की जो गर्मी है और बाकी प्रॉब्लम से आप बच सके। डॉक्टर तैयबा हमारे साथ मौजूद थी। तैयबा, थैंक यू सो मच। और जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि इस वक्त ये वो वाला मौसम चल रहा है जहाँ पर बच्चों के पेपर्स भी हो रहे हैं, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, फिर थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी ये है कि जनाब छुट्टियाँ भी होने वाली है, समर वेकेशंस है, समर वेकेशंस के बाद न्यू क्लासेस भी स्टार्ट होंगी और न्यू सेमेस्टर्स भी स्टार्ट होंगे और बच्चे जो है ना खुशी खुशी नई क्लास में जाएंगे। मुझे अपना दौर याद आ गया, लेकिन अब बच्चों के लिए ये भी ज़रूरी हो गया है कि जनाब आपने अगर जैसे कॉलेज में जाना है, अब बहुत से बच्चों की जो है ना फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगी, तो आपने जब
उस कॉलेज में जाना है तो आपका कौन सा पाथ होना चाहिए। आपने मेडिकल में जाना है, आपने इंजीनियरिंग में जाना है, आपने साइंस में जाना है, कंप्यूटर साइंस में जाना है, आपने आगे क्या जाके पढ़ना है जो कि आपकी करियर बिल्डिंग में भी आपको हेल्प करे। तो आजकल बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो क्योंकि प्री फर्स्ट ईयर भी बच्चे ले रहे होंगे, उसकी क्लासेस भी बच्चों ने लेनी होंगी, तो उसमें आपकी करियर बिल्डिंग किस तरह की जा सकती है, आपको किस तरह आपका पाथ बताया जा सकता है आपके इंटरेस्ट को देखते हुए। तो इस पर आज हम बात करेंगे कि प्री फर्स्ट ईयर कितनी ज़रूरी है और किस तरह वो आपके करियर को जो है ना एम्फसाइज़ कर सकती है और उसको डिटर्मिन कर सकती है। तो इस पर आज हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए अब्दुल रहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, करियर काउंसलर भी हैं। अब्दुल रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अगेन ऑन द शो। अब्दुल रहमान, प्री फर्स्ट ईयर बच्चे आजकल बड़े कंफ्यूज होंगे कि हमारा नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, हमने कॉलेज भी जाना है, एक्साइटमेंट भी होती है, लेकिन प्री फर्स्ट ईयर कितना ज़रूरी है उनको क्लासेस लेना, ख़ास तौर पर अभी जो उनके पास टाइम है थोड़ा बहुत? मुनीबा, बहुत खूबसूरत सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है वक्त के लिहाज से, क्योंकि अभी हम जब ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ मे, द वेरी नेक्स्ट मंथ, उसी के फर्स्ट वीक से मेजॉरिटी ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपकी प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, ये वो दौर है जो मैट्रिक के बाद का दौर है और प्रैक्टिकली और ऑफिशियली फर्स्ट ईयर शुरू होने से पहले का दौर है। ये वो इंटरमीडिएरी दौर है, ये वो ब्रिजिंग दौर है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम प्री मेडिकल पढ़ें, प्री इंजीनियरिंग पढ़ें या ICS जिसको आप इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेस कहते हैं, क्या वो डिग्री परस्यू करें। और आपने जो सवाल किया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस वही है जो एक गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को ड्राइविंग की ट्रेनिंग की होती है। अच्छा। ये वही वक्त है जो एक सोल्जर अपनी ट्रेनिंग के अंदर सर्व करता है। ये वही दौर है जो आप किसी भी बड़ी बैटल फील्ड में उतरने से पहले, कोई भी बड़ा काम करने से पहले जो आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, ये वो ट्रेनिंग है जो आपको तैयार करती है उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए जो आगे आने जा रहा है। और वो बहुत क्रूशियल चैलेंज है, क्योंकि उसी की बेसिस पर आपकी बैचलर्स डिग्री और उसी बैचलर्स की डिग्री पर की बेसिस पर आपका पूरा करियर डिसाइड हो रहा है। अच्छा, ठीक है। अब इसके अंदर आप हेल्प आउट ये कैसे करती है आपको? आप क्लासेस में जाते हैं, प्रैक्टिकली ये ऑफिशियल क्लासेस नहीं है, बट आपका कॉलेज स्टार्ट हो गया। अब आप अगर प्री मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, आप कहते हैं कि आई वांट टू गिव इट अ ट्राई, आप प्री मेडिकल के सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हैं और आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। नाउ यू सी द डायनामिक्स, द प्रोज एंड कॉन्स। आप स्वॉट एनालिसिस करते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ्स देखते हैं, स्वॉट SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। आप देखते हैं मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए, प्री मेडिकल को ऑप्ट करते हुए, मेरे फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी क्या है, मेरे फ्यूचर के थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। अच्छा। फॉर एग्जांपल, मेडिकल की फील्ड बड़ी डायनामिकली चेंज हो रही है। ठीक है। अगर आप समझते हैं कि ठीक है, मैं ये पढ़ते हुए मुस्तकबिल में उन डायनामिक्स को ऑप्ट कर सकता हूँ, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आपका थ्रेट है। तो आपको उन दोनों एलिमेंट्स को देख के साथ, क्योंकि बहुत से लोग या बहुत से बच्चे जो है वो मिड ऑफ सेशन ही छोड़ के चले जाते हैं ना, उनको समझ नहीं आती है और वो कहते हैं जी अब ये हमारा कप ऑफ टी नहीं है, अब हम कहीं और जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि अब ये क्यों होता है? जब आप विदाउट एनी रिसर्च, जब आप खुद का स्वॉट एनालिसिस किए बगैर, जब अपना पर्सनल एनालिसिस किए बगैर, सेल्फ एनालिसिस किए बगैर आप कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं। कैसे ऑप्ट कर लिया? मेरे फलाने कजन ने पढ़ा हुआ था, फलाने अंकल ने पढ़ा हुआ था, सो नाउ दैट कजन, दैट अंकल इज सक्सेसफुल इन लाइफ, इसका मतलब है ये सब्जेक्ट पढ़ के मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। दैट इज नॉट द केस। हर शख्स जिसको पायलट पसंद है, इफ अ पायलट इज सक्सेसफुल, इट डजंट मीन दैट यू कैन बिकम अ पायलट। इफ अ डॉक्टर इज सक्सेसफुल इन हिज हर करियर, इट डजंट मीन कि आप डॉक्टर बन जाएंगे। देखिए, जो सक्सेस का ताल्लुक है वो डिग्री से, वो इंस्टीट्यूशन से नहीं है। सक्सेस का ताल्लुक आपके पर्सनल इंटरेस्ट से है, आपके पर्सनल कैलिबर से है, एप्टीट्यूड से है, पोटेंशियल से है, कि जिस चीज में आप अच्छे हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है। यकीन मानिए, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं and you are a very good art student, आप जिंदगी में एक्सेलरेट करेंगे। and if you are a doctor but you are not a good doctor, तो आप वहीं पे स्टैग्नेंट रहेंगे, आप वहीं पर ठहरे रहेंगे। सही, ठीक है। ठहरे हुए इल्म पर, ठहरे हुए मुआशरे पर, ठहरे हुए प्रोफेशन पर गिद्ध मंडलाना शुरू हो जाता है, वो ऑब्सोलीट हो जाता है वक्त के साथ। सो आपको ट्रेंड्स के साथ साथ ग्रो करना है और आपको ऑप्ट कैसे करना है, अपने आप को देख, ठीक है, कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है, मैं खुद का पोटेंशियल कहाँ पर देखता हूँ, मेरा ड्रीम क्या है,
ओके देखिए ये वो फेज है जहां पर आप मैनिफेस्ट कीजिए, जहां पर आप डिफरेंट प्रोफेशनल से मिलिए जाके। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, गो टू अ हॉस्पिटल एंड मीट अ डॉक्टर, वहां पर बैठिए, उसके डेली एरंड्स देखिए, उसकी डेली लाइफ देखिए। लेकिन आजकल जो अब्दुल रहमान डॉक्टर्स के साथ हो रहा है ना, तो वो तो यही कहेंगे इस फील्ड में तो बिल्कुल भी मत आना। देखिए मुनीबा, आपको ये चीज पता होगी कि मैं खुद का खासा जिसे कहता हूँ दैट इज ऑप्टिमिज्म। मैं तो ऑप्टिमिस्टिक बात करता हूँ। देखिए कहीं पर डाउनग्रेडेड चीजें भी होती हैं, लेकिन वहीं पर बहुत अच्छी भी होती है। एग्जैक्टली। सो डेफिनेटली बोथ साइड्स हैं, आपको दोनों चीजों को साथ साथ लेकर के चलना पड़ता है। सो अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप कोई इंजीनियरिंग साइट विजिट करें और वहां पर देखें कि एक इंजीनियर किन मुश्किलात से गुजरता है, उसके लिए क्या आसानियां हैं, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या थ्रेट्स वो फेस कर रहा है। और इसी तरह से आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मिलिए, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से मिलिए, उससे जानने की कोशिश कीजिए कि दैट हाउ मच मनी दे आर मेकिंग, कितना काम करते हैं, दिन में कितना काम करते हैं, वो कौन कौन से टूल्स हैं जो वो यूटिलाइज करते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। बच्चे अक्सर मेरे से सवाल करते हैं, जब मैं डिफरेंट सेमिनार्स में होता हूँ, डिफरेंट लेक्चर्स में होता हूँ, तो बेटियां मेरे से सवाल करती हैं कि सर हम LLB कर लें। अच्छा। देखिए यकीनी तौर पर आप कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी खवातीन बहुत अच्छी लॉयर्स हैं, लेकिन मैं जहाँ पर उनको ये कहता हूँ कि यस यू कैन डू इट, बट व्हाट आई रिकमेंड इज कि आप अपने बाबा के साथ कोर्ट का एक चक्कर लगाएं, जाकर वहाँ पर एक दिन गुजारिए और देखिए कि डू यू फिट इन, डू यू फील योरसेल्फ कनेक्टेड, डू यू फील दैट यू आर कंफर्टेबल। इफ यू आर, यस यू हैव द पोटेंशियल, और आप बहुत अच्छी लॉयर बन सकती हैं। लेकिन अगर आप ये महसूस करती हैं कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रही, मैं अपने आप को खुद को कनेक्टेड फील नहीं कर पा रही, देन दैट डिग्री, दैट टाइम, दोज रिसोर्सेज आर गोइंग टू बी ऑफ वेस्ट। सो बाद में चीज़ों को सरप्राइज के तौर पर लेने से पहले आप उन पे अभी रिसर्च कीजिए, अभी खुद को क्लियर कीजिए। और यहाँ पर मैं पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी 60 साल 70 साल बुजुर्ग से मशवरा लेने की बजाय आप अपने बच्चे से सवाल कीजिए, उनका पर्सनैलिटी टेस्ट ले लीजिए। बहुत सारे पर्सनैलिटी टेस्ट ऑनलाइन मौजूद है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे काउंसलर्स हैं, हम बजाते खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हो। सो आप अपने बच्चे का एक पर्सनैलिटी टेस्ट कराएं, उसका एक इंटरेस्ट टेस्ट लें, और आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा किस करियर में, किस फील्ड में, किस डिग्री प्रोग्राम में आगे जाकर के परस्यू कर सकता है। सो जो पैगाम है, जो क्रक्स है, जो समरी है, वो ये है कि ट्रेंड को फॉलो करने की बजाय इंटरेस्ट को फॉलो करें। अच्छा। किसी शख्स की सक्सेस को देखने की बजाय अपने बच्चे के पोटेंशियल को देखिए कि क्या वो उस करियर पाथ को फॉलो करते हुए आगे एक्सेलरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बाद में रिग्रेट करने से बेहतर है ना कि अभी। और रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, अच्छा, लुक इनटू योर आईज एंड आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या नहीं बनना चाहता, क्या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ या नहीं बनना चाहता, क्या मैं कंप्यूटर साइंसेज में जाना चाहता हूँ। एंड देन इफ यू नो कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, अच्छा, देन दैट इज द टाइम, फिर आप डिसाइड। अच्छा, दूसरा हम चले फर्स्ट ईयर भी होगी से इंटरमीडिएट हो गया, हमने जी प्री मेडिकल कर लिया, प्री इंजीनियरिंग भी कर ली, ICS कर लिया, ये करके अब हमें लगता है कि अगर हमने प्री मेडिकल किया है तो हम सिर्फ मेडिकल में ही जा सकते हैं, आगे हमने MBBS ही करना है। अगर हमने प्री इंजीनियरिंग की है तो हमें लगता है कि अब हमने आगे इंजीनियर ही बनना है और कुछ नहीं कर सकते, शायद अब हमारे पास वो फील्ड मौजूद नहीं रही है, वो जो एक कह ले के डायनामिक्स जो है ना वो कम हो गए या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास कम हो गई। वाकई ऐसा है कि प्री मेडिकल करके हम कुछ और नहीं कर सकते, प्री इंजीनियरिंग करके कुछ और नहीं कर सकते हम? मैं बहुत खुश हो रहा हूँ आपके सवाल से, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह हमारे सेगमेंट्स होते जा रहे हैं, बहुत ग्राउंड लेवल के क्वेश्चंस हम करते हैं और उस पर हम डिबेट करते हैं, और ये सवाल भी जो है ये मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का सवाल है। मैं जैसे ही अक्रॉस द नेशन ट्रेवल करता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, ये वन ऑफ द मेजरली आस्क्ड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो बच्चे पूछते हैं कि सर अब तो MBBS नहीं हो पाएगा, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करें? सर मेरा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ, सो नाउ इट्स अ डार्क टाइम। और इसकी वजह से लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, ठीक है, राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम ना होने की वजह से आपको सुसाइड केसेस देखने को मिलते हैं। बड़े अनफॉर्चुनेट केसेस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कम इल्मी है, अच्छा, और कुछ नहीं। अच्छा, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो यस, इस चीज में कोई दूसरी राय नहीं है कि योर प्राइमरी टारगेट, आपका जो पहला टारगेट है, मेन फोकस है, दैट इज डेफिनेटली MBBS, जो कि मेडिकल साइंसेस। जी जी, इसके अंदर मेडिकल साइंसेस है, इसके अंदर अलाइड हेल्थ साइंसेस है, इसमें बायोलॉजिकल साइंसेस है। इन तीनों डोमेन्स में आप करियर को एक्सेलरेट कर सकते हैं अगर आपने प्री मेडिकल पढ़ा। जो मेडिकल साइंसेस है उसमें आपके पास MBBS है, उसमें आपके पास BDS। जो अलाइड हेल्थ साइंसेस है उसमें आपके पास हेयरिंग साइंसेस है, उसमें आपके पास विजन साइंसेस है, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी है, कार्डियक परफ्यूजन है,
आपके पास फिजियोथेरेपी है, आपके पास ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, आपके पास रेडियोलॉजी है, और बहुत सारी फील्ड्स हैं, साइकोलॉजी है, साइकैट्री है। साइकोलॉजी और साइकैट्री भी डिफरेंट चीज हाँ है, राइट? सो इसको भी हम कंफ्यूज कर रहे हैं। सो अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर भी आप अपना करियर, बहुत तगड़ा करियर एक्सेलरेट कर सकते हैं। अब सर एमबीबीएस तो नहीं किया, मेरा एक सवाल है मुनीबा, आप इमेजिन करें कि आप एक ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हैं जहां पर एक हार्ट सर्जरी परफॉर्म होने वाली है। हार्ट सर्जरी के लिए पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद है। ठीक है। उस ऑपरेशन थिएटर में उस लम्हे में वो कार्डियोलॉजिस्ट बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन क्या वो कार्डियोलॉजिस्ट एक कार्डियक परफ्यूजनिस्ट के बगैर वो सर्जरी पुल ऑफ कर सकता है? द आंसर इज नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर क्या वो दोनों लोग मिलकर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट के बगैर वो चीज पुल ऑफ कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्या वो तीनों लोग मिलकर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के बगैर वो काम कर सकते हैं? द आंसर इज नो। इट मींस दैट कार्डियोलॉजिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ही इज नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट। वो दूसरी डोमेन्स, वो दूसरी फील्ड्स, वो दूसरी डिग्रीज, वो दूसरी निशेस भी अहमियत की हामिल है, और वहां पर भी आप अपना करियर सक्सेसफुली एक्सेलरेट कर सकते हैं। कोई ऐसा हॉस्पिटल जहां पर ऑपरेशन थिएटर मौजूद है, आप कह ही नहीं सकते वहाँ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है, वहाँ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है, वो लोग वहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब है डिमांड भी मौजूद है, मार्केट के अंदर आपकी डिमांड मौजूद है, एंड दे आर वेरी हाई पेइंग जॉब्स, ठीक है? और आप इस तरह से रिसर्च में भी जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकल साइंसेस की, तो आपके पास माइक्रोबायोलॉजी है, आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है, आपके पास मरीन साइंसेस है, फिशरीज है, एनवायरमेंटल साइंसेस है, जोलॉजी है, बॉटनी है, और बहुत सारी डोमेन्स हैं जिसके अंदर आप न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग डोमेन आजकल बहुत ठीक ज्यादा है? सो आप उसके अंदर अपना करियर एक्सेलरेट करते हैं, लेकिन चूज कैसे करना है? इंटरेस्ट। अच्छा, चूज इंटरेस्ट कैसे देखना करना है? पोटेंशियल, कि भाई मुझे क्या चीज इंटरेस्ट कर, ओके, राइट? और इवन जो आपका एमडी कैट का एग्जाम है, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है, उसके बाद आप एमबीबीएस में जाने के साथ साथ अलाइड हेल्थ साइंसेज की डिग्रीज जो डिफरेंट पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में कराई जा रही हैं। अब मुनीबा, अगर आप किंग एडवर्ड की एग्जांपल लें, तो किंग एडवर्ड सिर्फ एमबीबीएस नहीं कराता, कार्डियक परफ्यूजन भी पढ़ाता है। अच्छा, और वहां पर एडमिशन लेने के लिए भी आपको एमडी कैट ऑब्वियसली, हाँ, ठीक है? सो इट मींस कि किंग एडवर्ड अगर ड्रीम है, तो उस ड्रीम को भी चेज करने के लिए एमबीबीएस इज नॉट द ओनली डिग्री। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। अगर हम प्री इंजीनियरिंग की बात करें, तो हमारे यहाँ क्या है जी? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली, आगे नहीं, आगे कुछ तो नहीं पता। आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आपके पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, आपके पास जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, आपके पास सिटी एंड रीजनल प्लानिंग है, आपके पास और बहुत सारी डिग्रीज हैं। मतलब बहुत सारी डोमेन्स हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है आपको। अब इन डोमेन्स को भी रिसर्च करें। आप सिंपल लिखें, देखें, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, चैट जीपीटी का दौर है, और मैं दोबारा इस प्रोग्राम के तवज्जुद से अपनी ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि इफ यू आर नॉट यूजिंग चैट जीपीटी फॉर जेनेरिक इंफॉर्मेशन, फॉर रिसर्च पर्पस इवन, देन यू आर लैकिंग अ लॉट, बिकॉज ये एक बहुत मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा फंडामेंटल टूल बन चुका है, और इसको टैबू बनाने की ऐसा जरूरत नहीं है। देखिए, इट्स अ गुड टूल। इट डजंट मीन कि आप कॉपी कर रहे हो। आप एक चीज अगर 10 वेबसाइट से ढूंढ के निकाल रहे हो और एक टूल आपको 10 सेकंड में निकाल के दे रहा है, इट मींस दैट टूल इज मोर इंपॉर्टेंट। सो आप उसको यूटिलाइज करें। आप उससे पूछें कि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज कितनी हैं और उनमें कौन कौन सी इंजीनियरिंग डिग्रीज हो रही हैं, और फिर एक और प्रॉम्प्ट दे दें कि उन इंजीनियरिंग डिग्रीज करने के बाद जॉब्स कहाँ पूरा करियर पाथ। वाह जी वाह, वो चैट जीपीटी आपको पूरा एक खुद करियर पाथ बना के, उसको पढ़ लीजिए, उस पर सोच लीजिए, अपने पेरेंट्स से मशवरा कर लीजिए, किसी बड़े से मशवरा करना है, मशवरा करना, हाँ, एंड यू कैन प्रोसीड विद दैट। और अगर मजीद हम आगे चलें, आपके पास कंप्यूटर साइंसेस है, और कंप्यूटर साइंसेस की डिग्रीज भी बहुत सारी हैं, तो आप उनको भी रिसर्च कर सकते हैं और उसमें भी एक्सेल। मतलब आपके पास सारा कुछ है, पूरा समंदर आपके पास है, लेकिन आप वो एक कतरे पे फंसे हुए हैं कि अब ये हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसलिए हेल्प सीख करना कोई बुरी बात नहीं है, वो आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं, आप करियर काउंसलर से जाकर हेल्प ले सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके कि आपने आगे अपने करियर को किस तरह ऑप्ट करना है, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज कुछ चीज़ें तो हमने बहुत ज़्यादा आपके लिए एलेबोरेट भी कर दी है, एक्सप्लेन भी कर दी है कि ये प्री फर्स्ट ईयर आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट हो सकती है कि अगर आपने कोई भी आगे फील्ड ऑप्ट करनी है। तो उस पर बात करने के लिए अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
और अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ अब मैशत के हवाले से बात कर लेते हैं, 360 का चेंज लेते हैं। एजुकेशन के बाद ऊपर बात कर रहे थे, अब कुछ मैशत के हवाले से बात कर लेते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा मामलात चल रहे हैं, अब मैशत के हवाले से भी बिजली की कीमतें कम हुई, फिर पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं उनको नहीं कम किया गया, उनको बरकरार रखा गया। अलबत्ता जो बैनुल अक़वामी मामलात हैं उनमें तो रिलीफ मिला है पेट्रोलियम मसनूआत में, लेकिन यहाँ पर रिलीफ नहीं मिला आवाम को। तो इस पर बात करनी है, हुकूमत के मुआशी जो हालात हैं वो क्या बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत तो बेहतरी के दावे कर रही है, तो कितने हक़ाइक़ हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन किया है खालिद महमूद रसूल साहब हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनसे अब बात करते हैं। खालिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्रिया, आप ठीक हैं जी? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। खालिद साहब, हुकूमत के मुआशी बेहतरी के दावे हमारे सामने आ रहे हैं, बाकी मामलात भी हम देख रहे हैं, तो कितने हक़ाइक़ हैं इसके अंदर, बताइए ज़रा हमें भी। इसमें देखिए जी, डिपेंड करता है कि ग्लास हाफ और या ग्लास फुल जो है ना, वो कौन कौन देखना चाह रहा है। अब जो मुआशी इशारे हैं या जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, उसको दो एंगल से अगर आप देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ चीजें बेहतर हुई हैं। हमारे जो मतलब फाइनेंशियल रिजर्व्स हैं वो थोड़े से बेहतर हुए हैं। अभी रेमिटेंसेज हमारी रिकॉर्ड लेवल के ऊपर 4 बिलियन प्लस पे गई हैं। अच्छा, फिर हमारी करेंसी जो है ना वो स्टेबल है। अच्छा, उसके बाद फिर ये कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो स्टेबल हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। इसी तरह फिर जो मार्कअप रेट्स हैं वो भी रिड्यूस हो गए हैं। तो लिहाजा ये वो बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ इशारा करती हैं। और अभी ये जो फिच ने कल फिच ने, ये इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडी की तरफ फिच, तो उसने हमारी क्रेडिट रेटिंग इम्प्रूव भी करी है। उसने B- जो है ना वो हमें दिया है। लेकिन ये जहन में रहे कि हम 2021 में B+ हमारी रेटिंग थी, जो कि 2021 में रिड्यूस होके माइनस, और उसके बाद CCC पे आ गई। अब CCC से इम्प्रूव होके B1 के ऊपर आए, यानी पहले की निस्बत हमने इम्प्रूव किया है, लेकिन 2021 वाली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाली रैंकिंग अभी हमें नहीं मिली। तो लिहाजा अगर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के फैक्टर्स देखते हैं तो उसमें डेफिनेटली कुछ इम्प्रूवमेंट है। और गवर्नमेंट उसका बहुत बड़ा ज्यादा क्रेडिट ले रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर रियल इकोनॉमी की सिचुएशन देखते हैं तो रियल इकोनॉमी जो है ना वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। लाइक जो GDP के फिगर हैं जो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो प्रोजेक्टेड दिए हैं 2025 के लिए, और हुकूमत का अपना भी जो है, वो बड़ी मुश्किल से दे आर एक्सपेक्टिंग कि जी 2.5% के करीब GDP ग्रोथ जो है ना वो इस साल एक्सपेक्टेड होगी। अब एक ऐसा मुल्क है जिसकी अपनी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी तकरीबन 2.4-2.55% के लगभग है, तो इट्स अ जीरो सम गेम। दूसरा फिर ये है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है और जो बाकी तमाम मामलात हैं उसमें अब ये सूरत हाल है कि जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो मंथ ऑफ मार्च के फिगर कल ही रिलीज हुए हैं, उसके मुताबिक 3.5% नेगेटिव ग्रोथ है, यानी कॉन्ट्रैक्शन आई है। और इसी तरह जो फरवरी का महीना है उसमें भी 1.2% की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन देखी गई। तो लिहाजा जो रियल इकोनॉमी है उसमें स्मॉल बिजनेसेस हैं या बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उसमें तो हालात जो है ना वो बहुत मुश्किल हैं। अच्छा। आप इसके अलावा अगर जनरली SME की सूरत हाल भी देखें तो SME की सूरत हाल भी उसी तरह है। तो पब्लिक जो है ना उनकी जो कैपेसिटी थी, अर्निंग कैपेसिटी, जो आज से 3-4 साल पहले थी, उसमें तो खास इजाफा नहीं हुआ, लेकिन महंगाई में इतना इजाफा हो गया कि डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास अब बहुत कम है। बिजली जो है ना वो बहुत बढ़ाएगी, उसका रेट थोड़ा सा कम जरूर किया गया, लेकिन वो सूरत में कि इंटरनेशनली ऑयल की प्राइसेस नीचे जाने के बावजूद भी उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज पास ऑन नहीं किया गया, बल्कि कल इन्होंने जो फैसला किया वो ये है कि 10 रुपीज़ का जो एक्सपेक्टेड ड्रॉप था उसकी पेट्रोल की प्राइसेस का, उसको दोबारा इन्होंने रोक के दूसरी तरफ डाल दिया। तो लिहाजा ये मिक्स ही सूरत हाल है। तो ये जो दावे किए जा रहे हैं कि हमारी अब मैशत बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड देखा जाए, जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़, हमारी बाकी जो चीज़ें हैं, हमारी कारोबार है, वो तो सारे बंद होते जा रहे हैं, उनकी भी इतनी आमदन नहीं है, वो अलग बिलक रहे होते हैं। और इस साइड पे हम देखते हैं कि हुकूमत जो है ना वो दावे कर रही होती है कि हम तो बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में जाते जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि अगर थोड़ा सा आप हाफजे पे जोर दें जी, कौन सी हुकूमत है जिसने कब ये नहीं कहा कि उन्होंने मैजिक परफॉर्म कर दिया और उन्होंने माशी तौर पे और इनकलाब बर्पा कर दिया है। आप जितनी भी हुकूमतें पास की उठा के देख लें, हालांकि हालात बाज़ औक़ात वर्स जा रहे होते हैं, चीज़ें मुश्किल होती हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ये कहती है कि अगर हम ना होते तो मजीद वर्स हो जाती। तो लिहाजा क्रेडिट लेने में तो जितनी भी हुकूमतें पास में रही हैं, किसी ने भी कोई कमी नहीं की। और ये हुकूमत भी बात बात के ऊपर जो है ना वो इनको ऐसे धोखा सा पड़ गया हुआ हर चीज़ पे क्रेडिट लेने का।
लेकिन ये है कि अगर आप रियल सिचुएशन देखें कि इस वक्त जो किसान है वो काफी परेशान है। गंदम की जो कीमत है वो काफी तेजी से जो है ना वो ड्रॉप हुई है। तो ओवरऑल हमारी जो एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस है लाइफ स्टॉक के अलावा जो बाकी ग्रेन्स की और जो फसलों की देखें वो भी काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में है। और इसके अलावा जो अपने एसएमई सेक्टर है और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर मैंने बताया वो मुश्किल में है। दूसरे फिर ये है कि जो इस वक्त ग्लोबली सूरत हाल है कि जो ट्रम्प की तरफ से टैरिफ का लगाया गया एक सिलसिला, वो उसमें 10% उन्होंने लगा के 90 दिन के लिए पॉज कर दिया है। पाकिस्तान पे 29% का ऐलान इससे किया क्या था। नुकसान होने वाला है खालिद साहब, खासतौर पे जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ्स लगाए गए हैं, इससे हमारी इकोनॉमी को क्या नुकसान होगा? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि ये जरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि पाकिस्तान का बुनियादी तौर पे जो गुड्स एक्सपोर्ट्स में अमेरिका के साथ जो है वो सरप्लस है। यानी हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं अबाउट 5.5 बिलियन और इंपोर्ट करते हैं 3.5 बिलियन के लगभग। तो हमारा ये इसमें सरप्लस है, नंबर 1। नंबर 2, हैविंग सेड दैट, अमेरिका जो है वो हमारी यूरोप के पास बहुत सबसे बड़ी मार्केट है गारमेंट की, टेक्सटाइल्स की। और हमारी जो एक्सपोर्ट्स है उसका आप देखते हैं कि 55 से लेकर 60% तक है ही गारमेंट की एक्सपोर्ट्स। तो हमारा ये है कि अमेरिका इज अ मेजर मार्केट। अब उसमें ये है कि अमेरिका में जो हमारे दूसरे कंपेटिटर्स हैं लाइक बांग्लादेश है, इंडिया है, कंबोडिया है, वियतनाम है, उनके ऊपर जो टैरिफ्स लगे हैं वो हमारी निस्बत ज्यादा लगे हैं। इंडिया का जरा तक 3% कम है, लेकिन बाकी सब पे ज्यादा लगे हैं। सो अभी सिचुएशन काफी फ्लूइड सी है, लेकिन जो कैलकुलेट किया गया कि पाकिस्तान के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है वो तकरीबन 1.5 बिलियन तक हो सकता है। लेकिन अभी इस वक्त सिचुएशन जो है ना वो काफी फ्लूइड है, लेकिन डेफिनेटली इसका एक फर्क तो आएगा क्योंकि पूरी दुनिया इसका शिकार हो रही है। तो पाकिस्तान का भी एक्सपेक्टेड है कि 1.5 बिलियन मैक्सिमम जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है नेगेटिवली। हमारी चीज़ें बेहतरी की तरफ ही हैं, एज सच नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन हम फिर किस तरह ये जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है हमारे छोटे छोटे कारोबार हैं, उनको किस तरह इक्विप्ड कर सकते हैं, किस तरह एम्पावर करने के लिए आप क्या हुकूमत को सजेस्ट करेंगे, किस तरह की तजावीज़ आप देंगे कि हमें उनकी बेहतरी के लिए फौरी तौर पर काम करना चाहिए? देखिए जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। ये जब से अमेरिका की तरफ से मुख्तलिफ मालिक के ऊपर टैरिफ आयद करने की बात हुई, तो इस दौरान में काफ़ी इस मौजू पे बात हुई कि पाकिस्तान में एक कोहेरेंट और एक फॉरवर्ड लुकिंग ग्रोथ सेंट्रिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बड़ी शदीद ज़रूरत है। अच्छा, हमारे यहाँ पास में अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई हैं, लेकिन उसको फॉलो थ्रू बहुत ज़्यादा नहीं किया गया। कभी हम बहुत ज़्यादा सीपैक के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, फिर पिछले 2-3 सालों से हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि फलां मुल्क आएगा तो इन्वेस्टमेंट करेगा, फलां करेगा तो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो हमारा जो लोकल एंटरप्रेन्योर है, हमारे जो एसएमई सेक्टर है, हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है, उसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तो जरूरत इस बात की है कि हुकूमत जो है ना वो जो रोड ब्लॉक्स हैं, जो इरिटेंट्स हैं लोकल एंटरप्रेन्योर्स के, वो भले बड़ी इंडस्ट्री है या एसएमईज है, या इसके अलावा हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर जिस पे बहुत हद तक हम डिपेंड कर रहे हैं, उनके लिए एक प्रॉपर तरीके से जो है ना वो अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू करे और पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस को अपडेट करने की ज़रूरत है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की ज़रूरत है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूं कि हम एक से बाद एक दूसरे क्राइसिस में फंस जाते हैं। अब सिंध जो है उसने काफ़ी ज़ोरदार तरीके से सिंध में एहतजाज जारी है कि जी पंजाब में जो 6 नहरें चोलिस्तान को सिराब करने के लिए बनाई जा रही हैं, ये हम नहीं एग्री करेंगे। अब उस पर एक कन्फ्रंटेशन किसी सूरत हाल तैयार हो गई है। अच्छा, लेकिन आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ वाटर स्ट्रेस है, और पाकिस्तान इज ऑल्सो वन ऑफ द वाटर स्ट्रेस कंट्रीज, हमारे यहाँ अभी तक कोई वेकअप कॉल नहीं है कि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का तरीकाकार है, इसमें हम वाटर किस तरह सेव कर सकते हैं। अब उसमें कई तरीके हैं। उसमें ये है कि ड्रिप इरिगेशन है जो कि एक महंगा काम भी है लेकिन पॉसिबल है। अच्छा, उसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी सीड वेराइटीज़ डेवलप हो सकती हैं जो कि कम पानी की जो है कंजम्पशन के साथ भी ग्रो कर सकती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है चंद साल पहले मुझे इंडिया जाने का मौका मिला, तो उन्होंने ऑलरेडी, क्योंकि इंडिया में काफी सारा एरिया ऐसा है जो कि रेन फेड एरिया है, तो उन्होंने वैरायटीज को काफी डेवलप किया हुआ था। इसी तरह फिर हमारे यहाँ जिस तरह पेस्टिसाइड बेतहाशा तरीके से यूज होती हैं तो वो भी नुकसान पहुंचा रही है। सो कहने का मेरा मतलब है कि एक अगर सामने को मसला आता है तो उसको हल करने के लिए कई और तरीके भी हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने जो है ना वो हमारी हुकूमतों ने, भले फेडरल है या प्रोविंशियल है, उन्होंने उन चीजों की तरफ तवज्जो करने की बजाय एक तो सियासी खिलवाड़ पे ज्यादा है और दूसरा क्रेडिट लेने के चक्कर में ज्यादा है। अब मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान जो है वो टेक्सटाइल्स इसकी मेजर एक्सपोर्ट्स है।
अब 92 के बाद से मुसलसल हमारी जो कॉटन की प्रोडक्शन है कम होते होते एक ज़माना था कि हम तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख गांठें बनाते थे, लेकिन अब सूरत हाल है कि 70 लाख गांठ हमारी सारी टोटल प्रोडक्शन रह गई है। तो ये हमारी नालायकी नहीं है। और इदारे अगर आप देखें तो आप कम से कम देखोगे कि 5-6 इदारे हैं जो कि कॉटन के ही अपने सीड डेवलप करने वाले हैं, सब उसमें नालायकी है और फिर 2 नंबरी है, करप्शन है और सारा कुछ है। यही हाल हमारा ये है कि चावल वाटर स्ट्रेस कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद ये है कि चावल की प्रोडक्शन जो है ना वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसी तरह शुगर केन की जो है ना वो प्रोडक्शन हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसमें पानी की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। सो हमारे अपने सोल सर्चिंग की जरूरत है कि इंडस्ट्री एज वेल एज एग्रीकल्चर, अगर हमारे इश्यूज हैं, ये दुनिया में सारों के साथ ही हमारे साथ अनोखे नहीं है, तो उसके काम हैं जिसके ऊपर प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो यकसू होकर काम नहीं कर रही। मतलब हमारी पॉलिसी में कहीं ना कहीं हम लोग लैक कर रहे होते हैं कि हम अच्छी पॉलिसीज नहीं बना पा रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म भी हो और उससे हमें ही फायदा हो, ना कि हमें ही इम्प्लीमेंट करना होता है। पॉलिसीज भी और पॉलिसीज के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना होता है, और उसमें ये कि सियासी सतह से बुलंद होके आप एक नेशनल अप्रोच के साथ काम करें तो फिर चीजें होती हैं, अदरवाइज नहीं होती हैं। हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली ये है कि सियासतदान जो भी हुकूमत में होते हैं, ये हैं या इनसे पिछले भी थे, तो हर एक को एक फौरी मतलब एक क्रेडिट की जल्दी पड़ी होती है, और ये जो लॉन्ग टर्म चीजें होती हैं उसके ऊपर तवज्जो नहीं कर रहे। अब लॉ एंड ऑर्डर का ही आप लीजिए ना, हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स को बुलाने की। आप मुझे बताइए कि जो हमारे यहाँ ये दहशतगर्दी की लहर पिछले कुछ अरसे से है, उसने दोबारा हमारी जो क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी में उस पे ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए हुए हैं। तो फिर ये है कि हम सिंपोजियम कराएं, हम सेमिनार करवाएं, हम डेलीगेशन बुलवाएं, लेकिन ये है कि उसका ऑन ग्राउंड फिर इम्पैक्ट तो नहीं आता ना। और ख़ासतौर पर जिस तरह हम एग्रीकल्चरल लैंड है हमारी, और उसमें ही अगर हमारे किसान जो हैं वो ही खुश नहीं होंगे। आजकल जिस तरह गंदम का मामला चल रहा है कि अगर पंजाब की बात कर ली जाए कि पंजाब ने अभी तक जो इमदादी कीमत है वो ही नहीं गंदम की तयन उसका कर पा रहा, ओपन रख देते हैं। यहाँ पर किसान हमारी जो बरादरी है वो सरापे एहतजाज भी है। तो ये मामला जो कि डेकेड्स हो गए हैं जिससे निमटते हुए अभी तक यही नहीं हल हो पा रहे, तो आपको लगता है कि आगे हम पॉलिसीज की तरफ, रिसर्च की तरफ जा सकते हैं? नहीं जी, मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि पहली बात तो ये है कि हुकूमतें हैं या पिछली हुकूमतें हैं, हमारा सारों का मिजाज एक सा रहा है। हम मुकम्मल सच अवाम को नहीं बताते हैं। IMF के साथ जो है ना वो इमदादी कीमतें ना मुकर्रर करने का मेरा ख्याल है कि उन्होंने वादा किया हुआ, जो मेरे सुनने में चीज आ रही है। अब ये है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर ये है कि आपके कुछ तरीकाकार ऐसे हैं कि जिसमें आप अपने आसपास के लोगों को नवाजना चाहते हैं, उसमें हर चीज में आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब हुकूमत की जो अपनी गवर्नेंस कैपेबिलिटी है वो तो पुअर है। अब हालत ये है कि आपके पास जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं पंजाब में, उसमें पहले एक लॉट को प्राइवेटाइज किया गया, यानी पब्लिक सेक्टर से निकाल के इंडिविजुअल्स को दिया गया। अब ये है कि तकरीबन अनदर बरखल है कोई 650 या 800 के करीब यूनिट जो है ना वो अंडर प्रोसेस है कि उनको दिया जा रहा है। उससे पहले स्कूलों का इस तरह किया गया। तो हम तो हर चीज में जहां गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस की फेलियर होती है उसकी पैकेजिंग कर देती है किसी और तरीके से। नहीं तो हुकूमत तो कह रही है हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ इसलिए जा रहे हैं खालिद साहब के जी, उनकी जो हमारी सर्विसेज हैं या जो हमारी खिदमात हैं वो अच्छे तरीके से, हमारे जो सिस्टम्स हैं वो अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से मजीद काम कर सके। सॉरी, दोबारा बताइए कि मैं सुन नहीं सका सवाल पूरा आपने। मैं ये कह रही हूँ कि हुकूमत तो ये कहती है कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह आजकल हेल्थ वर्कर्स भी हमारे धरना देकर बैठे हुए हैं, 1 हफ्ता हो गया है, तो अगर वो भी निजकारी के खिलाफ, उससे पहले एजुकेशन सिस्टम भी हमारा आधे से ज़्यादा जो है हमारे स्कूल जो है वो भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले गए हैं, अब हमारा सेहत का शोबा भी जा रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि हुकूमत तो कहती है हम सिस्टम को बेहतर करने की तरफ गामजन है, इसलिए हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, ये तो एक पैकेजिंग है। आप मतलब अपने नाकामी या नाअहली को तस्लीम करने की बजाय आप उसकी एक बड़ी खूबसूरत पुरकशिश एक उसके ऊपर लिबादा उड़ा देते हैं कि जी हम तो बस बेसिकली इस काम के लिए कर रहे हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर है कि पिछले 30-40 सालों में हमारे हुकूमती इदारे जो हैं वो सेहत के हों या तालीम के हों, उसमें क्वालिटी तो बड़ी तेजी से नीचे गई है। प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो बहुत तेजी से बढ़ा भी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हर जगह जो है मामला इतने खुशगवार नहीं है। वहाँ ओवर कमर्शलाइजेशन अब इतनी ज्यादा है कि हेल्थ सेक्टर में जो है ना वो ज्यादातर हॉस्पिटल जिस तरह का एग्जॉर्बिडेंट चार्ज कर रहे हैं, वो लगता है ये कि कसाईयों वाला चार्ज कर रहे हैं। तो उसमें एक खास तबका तो चलो उससे बेनिफिट ले सकता है, लेकिन उसके बाद ये कि बहुत ज्यादा मासेस को जो फैसिलिटी मिल रही है कमर्शियल लेवल पे भी, वो इतनी क्वालिटी तो नहीं है जी। यही हाल एजुकेशन का भी है।
तो मेरा मतलब है कि गवर्नमेंट अगर अपने असल काम में फेलियर ना होती, और वो फेलियर कहाँ से शुरू हुई है कि आज से 35-40 साल पहले इन्हीं लोगों ने मतलब है कि जो नई अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशंस की, उसको इदारों को पॉलिटिसाइज किया, अच्छा करप्शन को फरोग दिया, हर तरह की उसमें सियासी हुकूमतें शामिल हैं, कोई एक नहीं है। तो मेरा मतलब है कि ये गुज़श्ता 35-40 सालों की जो इनकी सियासी बादामालियाँ थी, इंटरवेंशन थी, जो इम्प्रूवमेंट नहीं की इन्होंने, उसका नतीजा है कि आज क्वालिटी ऑफ सर्विस यहाँ है। तो बजाय इसके कि ये अपनी नालायकी या अपनी नाअहली को तस्लीम करें, उसको ये बड़े खूबसूरत अंदाज में हम तो ये क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए प्राइवेट सेक्टर दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में हर चीज़ जो है ना बादाबाद नहीं है। मतलब है ग्रास इज नॉट ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। ये भी हुकूमत की खुशफहमी, बस अपने गले से आप उतारना चाह रहे हैं आप उतार दें, लेकिन ये है कि डज नॉट मीन कि प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो उसमें बड़े बड़े मतलब दरवेश बैठे हुए हैं और उन्होंने कमर्शलाइजेशन नहीं करनी। नहीं, वो जिस तरह की कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं वो हम देख ही रहे हैं हर चीज में, तालीम में भी, सेहत में भी और बाकी तमाम चीजों में। तो लिहाजा हुकूमतें सच बोलने से कतराती हैं। बस ये है कि वक्ती तौर पे उन्होंने एक ढोल बजाना होता है कि हमने ये जो काम किया है इसमें भी हमने कमाल ही कर दिया है, लेकिन आपको और हमें और आवाम को भुगतना पड़ रहा है, तो हमें नजर तो आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये सारी सूरत हाल है। ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत के हवाले से भी हमने बात की है, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर भी हम बात कर रहे थे और खालिद महमूद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद थे। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके तज्जिया का कि आपने हमें टाइम दिया और माहिर मर्शिद हैं जिस पर हमें अपना तज्जिया बता रहे थे। मुझे यहाँ पर इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।